अब नहीं। सीधा जर्नलिज्म से जन स्वराज में जुड़ गया, राजनीति में जुड़ इस तरह से काउंसिल और असेंबली असेंबली दोनों अपोजिशन सीट पर माँ बेटे का कब्जा हो गया। हाँ। गॉडसे का महिमा मंडन किया, उनको सबसे बड़ा देशभक्त बताया। आप बताइए बिहार में मुसलमानों को रियलिटी क्या है? मुसलमान जो है ये शासन करने वाली कौम है। सर प्रशांत किशोर जी इसका उल्टा बोल रहे थे, मुसलमाने में कहीं ये कमी है कि सिर्फ सियासी लोगों में ये कमी है? सीतामढ़ी में 93, 94, 92 में एक कॉमनल राइट हुआ था। ये भागलपुर का राइट क्या है सर? दंगा शुरू हो गया, रथ तो वहां से निकल चुका था, लेकिन दंगा शुरू हुआ तो काफी दिन तक चला। कांग्रेस से बुरी तरह मुसलमान नाराज हो गए। हजारों आदमी को वहां मारा गया था, मार के काट के दफन करके उस पर गोभी का खेत रोक दिया गया था, गोभी उगाई जाती। उर्दू एकेडमी, उर्दू एडवाइजरी कमेटी, कोई आज भी उसका अध्यक्ष नहीं है। यही काम जो है मतलब अध्यक्ष नहीं बना रहे, मतलब नहीं गवर्नमेंट नहीं बनाए थे, कुछ दिन बनाए, उसके बाद जब 3 साल का टर्म होता है, जब वो टर्म खत्म हुआ तो किसी को नहीं बनाया अध्यक्ष। दुबई का मुसलमान में और इंडिया का मुसलमान में क्या अंतर है, क्या फर्क? पुल बन रहा है, 2 साल के बाद साल भर में गिर रहा है। ओवैसी साहब में और प्रशांत किशोर में फर्क क्या है सर? ओवैसी साहब कह रहे हैं 20% मुसलमान एक हो जाओ। आप कैसे देखते हो सर, असली में प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है? ये नॉन लॉजिकल बात है। नॉन लॉजिकल है। हाँ, नॉन लॉजिकल। तो सब बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। कोई मुसलमान जुड़ेगा ही नहीं बीजेपी के साथ। सही बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। प्रशांत किशोर भी कह भी दे तो भी नहीं जाएगा। जन स्वराज क्या ऑफर कर रहा है और आरजेडी क्या ऑफर कर रहा है सर मुसलमानों को? आरजेडी सिर्फ डरा रहा है कि हम उनको सियासत कैसे होती है, राजनीति कैसे होती है, उसका गुण सिखाएंगे। और उस लालू जी का यही कहना होता था कि यार तुम लोग तो अंगूठा छाप हो, हम मंत्री बना दिए तो आज आंख दिखा रहे हो। चुप हो जाते थे सारे लोग। आप प्रशांत किशोर को कैसे देखते हो? नेता से ज्यादा हम उनको एक थिंकर सोचते हैं। थिंकर। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है, आप देख रहे हैं प्रवीण जन स्वराजी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग वैसे लोग को इंटरव्यू करते हैं जो लोग जन स्वराज प्रशांत किशोर जी का अभियान में बिहार को बनाने में अपना कंधा लगा रहे होंगे, वो लोग के साथ हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं सैयद शहबाज आलम। ये शख्स पिछले 40 साल से जर्नलिस्ट के रूप में बिहार में सेवा कर रहे हैं। इनसे बात करके जानेंगे बिहार का रियलिटी क्या है और जर्नलिज्म में ये हो के बिहार के आगे बढ़ाने में क्या मदद किए हैं और जन स्वराज में अभी क्या जिम्मेदारी है निभा रहा है और बिहार में मुसलमानों का तरक्की कैसे जन स्वराज करने वाले हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार शहबाज आलम जी। शुक्रिया। हाँ सर, आप मैं तो बोला ही हूँ, आप 40 साल जर्नलिस्ट के रूप में काम किए थे बिहार में। एक बार अपना इंट्रोडक्शन आप भी बताइए सर, आप कहाँ कहाँ काम किए, अभी जन स्वराज में क्यों जुड़े हैं? ये 2 प्रश्न का सवाल आप अपने तरफ से दीजिए। मैं पिछले 1990 से पटना दूरदर्शन में एज ए एसोसिएट एडिटर काम करता रहा और इंडिया रेडियो में भी न्यूज रीडर रहा। उससे पहले मैं इनकलाब जदीद एक उर्दू अखबार डेली निकाला था यहाँ से, और जो ईस्टर्न इंडिया का पहला कंप्यूटराइज्ड अखबार था। उसके लिए हम लोगों को फाउंड यहाँ नहीं मिलता था तो पाकिस्तान से हम लोगों को फाउंड लाना पड़ा। पाकिस्तान से फाउंड लेके आए वहाँ से। उसके बाद उर्दू फाउंड उर्दू नूरी नस्तालिक नाम से वो फाउंड का नाम है, तो उसको लेके आए और फिर यहाँ शुरू किया काम और नया अखबार निकाला। फिर पटना दूरदर्शन, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में कॉलम भी लिखता रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रॉम द उर्दू प्रेस हमने कुछ दिन तक वो लिखा। उसके बाद फिर राष्ट्रीय सहारा पटना आया तो उसके मैं रेजिडेंट एडिटर के हैसियत से पिछले 17-18 वर्ष से वहाँ मैंने काम किया और अभी हाल में रिटायरमेंट। सर रिटायरमेंट होने के बाद बहुत लोग ये सोचते हैं हम कुछ और काम करें, मतलब बिजनेस करें या तो मतलब घर में आराम से सोए या कुछ करें, बच्चे को कुछ सलाह दे या समाज में कहीं रिटायरमेंट क्लब में जाएं और वहाँ व्यवस्था देखें। पर आप वो नहीं किए, अब सीधा जर्नलिज्म से जन स्वराज में जुड़ गया, राजनीति में जुड़ गया। इसके अलावा भी मैं रिटायरमेंट के बाद ही मैं दिल्ली का अखबार है सच की आवाज, उसके लिए भी यहाँ से काम करता हूँ। यहाँ काम करता और
असल में है क्या कि हम जन स्वराज से क्यों जुड़े, जो ये आपका सवाल है। तो हमारा जो मजहब है वो इस्लाम है। इस्लाम में कहा गया है कि गॉड या अल्लाह जो कहिए वो कहता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, हमने तुमको दूसरों के लिए निकाला, पैदा किया है। दूसरों के लिए मतलब कि दूसरे लोग जो कष्ट में है, जो खराब हालत में है, उनकी हालत सुधारने के लिए तुमको काम करना है। तो उस हिसाब से हमने सोचा कि बिहार में जो जिस तरह से अभी मौजूदा गवर्नमेंट चल रही है, पिछले 35 साल से ये देख रहे हैं कि मुसलमान उसमें कहीं भी वोट तो ले लेते हैं सब लोग, लेकिन मुसलमानों को उसकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है और नहीं सत्ता में भागीदारी है। जिसकी वजह से एक दूसरी बात ये भी है कि मुसलमान एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और सोशियो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है। इतना ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी बहुत पीछे है। तो इस कौम को लोग पिछलग्गू समझ रहे हैं और लोग इनका वोट लेते हैं, इनका यूज करते हैं और मलाइदार पोस्ट हो या जो भी हो वो अपने पास रखते हैं। अभी हाल में हम उसकी मिसाल ये दे सकते हैं कि आरजेडी के साथ मुसलमान 1990 से है, 1990 और एक तरफा होकर वोट भी डालते हैं। तो अभी हाल में विधानसभा और विधान परिषद, इसमें अपोजिशन के लीडर होते हैं। तो विधानसभा में अपोजिशन लीडर लालू जी के सपुत्र तेजस्वी यादव बन गए, और काउंसिल में, विधान परिषद में काउंसिल में एक अपोजिशन लीडर की जगह थी, वहाँ मुस्लिम सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी मौजूद थे, लेकिन उनको ना बना के अपोजिशन लीडर लालू जी की धर्मपत्नी बन गई। तो इस तरह से काउंसिल और असेंबली दोनों अपोजिशन सीट पर माँ बेटे का कब्जा हो गया। अब मुसलमानों ने झोली भर भर के वोट दिया, तो आप उसको एक पोस्ट भी नहीं दे सकते हो। सही बात। ये चीज, इसमें मुसलमानों के अंदर बड़ा आक्रोश है कि लोग हम लोग से वोट ले लेते हैं लेकिन हमारा काम नहीं करते। हमारी जो स्थिति है, बदतर स्थिति, हमारे एजुकेशन के लिए कोई काम नहीं हुआ, हमको आर्थिक गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए कोई काम नहीं हुआ। मुसलमानों की हालत दिन ब दिन बदतर होती चली जा रही है। कोई किसी हुकूमत ने, किसी सरकार ने मुसलमानों के लिए ईमानदारी के साथ कोई काम नहीं किया। इसका नतीजा है कि सच्चर कमेटी में जो की रिपोर्ट जो आई है, उसमें मुसलमान दलितों से भी पीछे है आर्थिक तौर पर और पॉलिटिकली। पर हम आएंगे सर, इस प्रश्न पर हम आएंगे। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट क्या है और बिहार में मुसलमानों का अभी रियलिटी क्या है, इसके बारे में हम आएंगे सर। एक बार मतलब ये तो आप जन स्वराज में क्यों जुड़े हैं, उसमें मतलब ये सब चीज सुधार होना है, इसीलिए आप जुड़े। मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त देश में 3 विचारधारा चल रही है। एक विचारधारा जो गांधी की विचारधारा है, दूसरी विचारधारा जो गॉडसे की विचारधारा है, जो देश को बांटने का काम कर रही है और नफरत फैलाने का काम कर रही है। तीसरी विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा। तो अब ये जो तीनों विचारधाराएं हैं, तो उसमें सबसे अच्छा जो मुझे लगा कि वो गांधी की विचारधारा। और जन स्वराज के बैनर में आपने देखा होगा कि सिर्फ महात्मा गांधी, पीछे भी गांधी जी भी है, सिर्फ एक गांधी जी का फोटो है। यानी गांधी जी की जो विचारधारा थी, जिसको पिछले 14-15 वर्षों में 2014 से लेके उस आज तक जो है गांधी की विचारधारा को सरकारी तौर पर उसको पीछे धकेलने का काम किया गया और गॉडसे का महिमा मंडन हुआ। भोपाल की एक्स एमपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गॉडसे का महिमा मंडन किया, उनको सबसे बड़ा देशभक्त बताया। हालांकि वो उन लोगों में से है जिन लोगों ने गांधी और उनकी विचारधारा का कत्ल किया। तो इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि जन स्वराज एक तीसरा रास्ता निकला है जो गांधी की विचारधारा पर है, और जो गांधी की विचारधारा जो कमजोर पड़ी थी उसको मजबूती से आगे ले जाने के लिए प्रशांत किशोर जी एक काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा क्या कि देश को अगर अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी गांधी जी ने दिलाई थी, तो गांधी जी ने अपनी विचारधारा से आज़ादी दिलाई थी। आज देश में नफरत, बेरोजगारी, पलायन चल रहा है। आर्थिक तौर पर लोग
बदहाल है, तो इस गुलाम है ये कह लीजिए। तो इन गुलामी से आज़ादी के लिए हम समझते हैं कि जन स्वराज से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकते हैं, इसीलिए आप और इसलिए मैंने सोचा कि मैं जन स्वराज से जुड़ के कुछ देश की और अपने राज्य की कुछ भलाई करें, कुछ बेहतर काम कर सके, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम समझते हैं कि तमाम हर तबके के लोग, हर सतह के लोग, हर जात मजहब से ऊपर उठ करके इसमें उनका एडजस्टमेंट है। इसलिए बड़े पैमाने पर लोग भी इसकी तरफ जुड़ रहे हैं, वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सौड़न लोग हैं, सब जो लोग सेकुलरिज्म के पक्षधर हैं। मेरा जो नजरिया है, जो हम देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो सेकुलर लोग जो है वो इसके साथ बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि देश बहुत बर्बाद हो चुका है। हम लोगों ने ऐसे हाथों में वो देश को डाल दिया है तो सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं हो रहा। तो हम समझते हैं कि इसको बेहतर ले जाने के लिए प्रशांत किशोर जी के साथ आना सारे लोगों की ज़रूरत है और ये वक्त की भी ज़रूरत है। सर मैं अगले प्रश्न पर जाऊंगा। सर हम लोग अक्सर देखते हैं, देखिए मैं दक्षिण भारत से हूँ, साउथ इंडिया से हूँ, आंध्र प्रदेश से हूँ। हमको बिहार में हम भी घूमे हैं, 2 साल लगभग घूमे हैं, पर बिहार में मुसलमान का रियलिटी हम थोड़ा बहुत ही समझते हैं। इतना घूमने के बाद भी हम थोड़ा बहुत ही समझते हैं। आप 40 साल से पत्रकार हैं, आप बताइए बिहार में मुसलमानों का रियलिटी क्या है? मुसलमानों की रियलिटी का जहाँ तक सवाल है, मुसलमान सबसे पहले कोई भी रास्ता जो मंजिल की तरफ जाता है, बगैर एजुकेशन के तरक्की का कोई रास्ता आप पकड़ ही नहीं सकते, आप मंजिल पर पहुंच ही नहीं सकते। सही बात। और एजुकेशनली मुसलमान बहुत बैकवर्ड हैं और हम समझते हैं कि उनको जानबूझ करके देशव्यापी पैमाने पर ऐसा किया गया है। हम शुरू से ले लेते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ थे तो अंग्रेजों ने सोच लिए कि किन लोगों से एक सत्ता छीनी थी। उस वक्त मुसलमानों का राज था, बादशाह थी पूरे हिंदुस्तान में। मुसलमानों से अंग्रेजों ने राज छीना। जब अंग्रेज से हम लोगों ने राज छीना, मतलब देश के लोगों ने अंग्रेजों को भगाया, तो उसके बाद एक नजरिया ये हुआ कि ये मुसलमान जो है ये शासन करने वाली कौम है। तो चलो इसको ऐसा हो कि कहीं अगर ये थोड़ा सा ताकत में आए तो ये एक बार फिर शासन करने लगेंगे देश में। तो एक वो नज़रिया था जिससे कि मुसलमानों को पीछे करने के लिए एक साजिश के तौर पर वो क्या किया है कि मुसलमानों को सबसे पहले तो देश के बंटवारे का इल्ज़ाम मुसलमानों पर थोप दिया गया यहाँ के लोगों ने, और उस तरह से मुसलमानों को डिमोरलाइज किया। तो जाहिर सी बात है, जिस कौम को डिमोरलाइज कर दीजिएगा तो वो कौम किसी भी तरह से ना आर्थिक तौर पर आगे बढ़ सकती है, ना शैक्षणिक तौर पर आगे बढ़ सकती है, ना पॉलिटिकली आगे बढ़ सकती है, जिसके कारण मुसलमान जो है वो पीछे होते गए और उसका फ़ायदा दूसरे लोगों ने उठाया। आज मुसलमानों की हालत ये है कि मुसलमान कोई एकजुटता उसके अंदर नहीं है। सारी सियासी पार्टियां उसको वोट बैंक की तरह यूज़ करती हैं और यूज़ एंड थ्रो कर देती हैं। सर प्रशांत किशोर जी इसका उल्टा बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं मुसलमानों को सब लोग यूज़ कर रहे हैं, सब लोग ठग रहे करके। प्रशांत किशोर जी ये बोलते हैं कि मुसलमान अपने आप ठगा जा रहे हैं, वो बैठे रह रहे हैं और खाली एक ही पार्टी को वोट दे रहे हैं और बिल्कुल उस ठगने का काम वो पार्टी कर रहे हैं। और उसके बाद ये लोग गलती उठा के हाँ हमको राजद बहुत ठग लिया करके बोल रहे हैं। मुसलमानों में कहीं ये कमी है कि सिर्फ सियासी लोगों में ये कमी है? मुसलमानों में भी कमी है, एक तरफा नहीं है। मुसलमानों की इसी कमी का फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। मुसलमानों के अंदर आज एजुकेशन आ जाए तो हम नहीं समझते हैं कि कोई मुसलमान किसी के पीछे चलने वाला है। उसके अंदर लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप को दबाने की कोशिश की जा रही है। 35 साल से मैं यही देखता आ रहा हूँ कि मुसलमान के लीडरशिप को दबाया गया। वो आरजेडी के टाइम में भी हुआ। मुझे याद है कि सीतामढ़ी में 93, 94, 92 में एक कॉमनल राइट हुआ था। तो सीतामढ़ी के कई ज़िले में रीगा था, उसमें कोई और से सीतामढ़ी टाउन था, उसमें कई जगह कॉमनल राइट हुए।
तो लालू यादव ने किसी मुस्लिम नेता को, जो भी उनके कैबिनेट में मिनिस्टर थे या और जो भी नेता थे आरजेडी में, किसी को वहाँ दौरा करने के लिए नहीं दिया। और उनका एक हाव भाव ये रहा कि मुसलमान का लीडर मुझे ही समझा जाए, हम ही मुसलमान के लीडर। तो ये चीज उनके अंदर और कोई नहीं है मुसलमान का लीडर, खाली लालू प्रसाद यादव। उसी तरह नीतीश कुमार ने भी किया, कोई लीडरशिप को उभरने नहीं दिया, मुस्लिम लीडरशिप को। और जहाँ जहाँ उभरने की कोशिश की उन्हें उनको शंटिंग में डाला गया। जैसे उसकी मिसाल डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब। मुनाजिर हसन साहब आरजेडी में भी मंत्री रहे, उसका जेडीयू में भी मंत्री रहे, फिर एमपी हुए जेडीयू से, लेकिन उनको किसी न किसी तरह से सर्द खाने में डाल दिया। और उनसे छोटे छोटे लोग, मतलब जो जिनकी पॉलिटिकली कोई बढ़िया कोई मजबूत पकड़ नहीं थी, उन लोगों को आगे बढ़ाए। ये चीजें हो रही है, ये दोनों आरजेडी और जेडीयू दोनों ने किया। और आज भी मुसलमान इसलिए सिर्फ आरजेडी या जेडीयू को वोट दे रहा है कि ये लोग जो है वो बीजेपी का डर दिखाते हैं कि अगर वो आ जाएगी तो तुम्हारे साथ ये करेगी वो करेगी, तो मुसलमान एकजुट होकर किसी को वोट दे देते हैं। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुसलमान डर, प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं कि हमको मुसलमानों को अपने आप अपनी लीडरशिप को आगे लाना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर जिस दिन ऐसा हो गया तो मुसलमानों का की जो अभी स्थिति है वो कभी नहीं रहेगी। सर मैं तो बाहर राज्य का हूँ, अक्सर यहाँ सुनते हैं भागलपुर का राइट्स हुआ या सीतामढ़ी का आप जो जिक्र किए वो हुआ। ये भागलपुर का राइट क्या है सर, मतलब इसको एक्सप्लेन आप कैसे करते हैं? भागलपुर का राइट जो है वो एक टर्निंग पॉइंट था कांग्रेस के लिए और नए लोगों के आने का। ये शीला पूजा के नाम पर अडवाणी रथ लेके घूम रहे थे, तो यहाँ भी राम मंदिर के हाँ शीला पूजा के नाम पर, शीला के नाम पर वो पूरे भारत में उन्होंने। ये कब हुआ सर वैसे? ये 89 में हाँ 89 में हुआ। और उसी में अक्टूबर में 27-28 अक्टूबर की रात को ये रथ वहाँ पहुँचा था। उसके बाद वहाँ जो है दंगा शुरू हुआ। दंगा शुरू हो गया, रथ तो वहाँ से निकल चुका था, लेकिन दंगा शुरू हुआ तो काफी दिन तक चला। उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मतलब किस वजह से दंगा शुरू हुआ सर, क्या रीजन है इस दंगा? रीजन जो शीला राम मंदिर के लिए शीला वाला जो प्रोग्राम था उसमें भड़काऊ भाषण लोग दे रहे थे, एंटी मुस्लिम भाषण दे रहे थे। और भागलपुर एक ऐसी जगह थी, भागलपुर सिल्क सिटी कहा जाता था। वहाँ रेशम की पैदावार होती थी और रेशम के अच्छी शहर में अच्छी आमदनी थी और सब रेशम का कारोबार मुस्लिम के हाथ में था। तो एक और साजिश ये रची गई कि किसी तरह ऐसी जगह दंगा कराओ जहाँ मुसलमान आर्थिक तौर पर मजबूत है, उनकी आर्थिक स्थिति को खराब करो। तो वहाँ जितना रेशम उद्योग था उसको जला दिया गया आर्थिक स्थिति से, और उसके बाद लोगों को मारा काटा गया। ये सांप्रदायिक दंगा इसी भड़काया गया एक तरह से, और उसके जिम्मेदार हम किसी को मानते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी है और अडवाणी का वो रथ था। उसके बाद उस टाइम में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। राजीव गांधी यहाँ आए, वहाँ भागलपुर में आए। हाँ भागलपुर में आए वहाँ देखने के लिए। और उन्होंने वहाँ के जो एसपी थे उस वक्त के, उसका उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था। उसके खिलाफ जो है पुलिस ने बगावत कर दी। हाँ जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस थी उन्होंने बगावत कर दी। लेकिन राजीव गांधी से यही एक गलती होगी कि वो उसको समझ नहीं पाए। हालांकि होम मिनिस्ट्री उनके पास थी, सेंट्रल में उनकी सत्ता थी, वो फौज उतार कर उसको 2 दिन में कंट्रोल करा सकते थे। लेकिन उन्होंने भरोसा कर दिया यहाँ की पुलिस पर, और उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस से बुरी तरह मुसलमान नाराज हो गए। हजारों आदमी को वहाँ मारा गया था, मार के काट के दफन करके उस पर गोभी का खेत रोप दिया गया था, गोभी उगाई जा रही। तो ये चीजें हुई थी, उससे कांग्रेस से बुरी तरह मुसलमान नाराज हुए। और उसके बाद जो 90 में जो चुनाव हुआ तो आरजेडी जनता दल था, आरजेडी जनता दल था, जनता दल को लोगों ने एक तरफा वोट दिया। उसके बाद 90 में कांग्रेस का बिहार से पतन हो गया।
और ये टर्निंग पॉइंट है कांग्रेस का बिहार का वहाँ पर राजनीति। बिहार से निकलने का। बिहार में उसके बाद मुसलमान फिर से कांग्रेस में नहीं गए। हाँ, पूरा आरजेडी से ही। आरजेडी से रहे और गठबंधन बना तो उसमें भी मुसलमानों ने वोट दिया सेकुलर कह के, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए। उसके बाद दूसरी लालू प्रसाद की जो मुसलमानों में एक अच्छी छवि बनी, उसका एक और कारण था कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करवाया। जरूरत लेके आगे बढ़ रहे थे, दंगा हो रहा था, और रातों रात गिरफ्तार कराया। उसको झारखंड बिहार एक था उस वक्त, और झारखंड के मसानजोर में एक डाक बंगलो था, उसी में कैद करके वहां भेज दिया रातों रात। तो इसलिए मुसलमानों ने समझा कि ये जो है एंटी बीजेपी है, तो इसलिए उनका जो है मुसलमानों ने उनका साथ दिया उस टाइम। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुसलमानों से वोट लेते रहे, लेकिन मुसलमानों का कोई काम नहीं। मुसलमान आज भी उर्दू एकेडमी, उर्दू एडवाइजरी कमेटी और बहुत सारे ऐसी माइनॉरिटी के संस्थाएं हैं जिसमें जो है कोई आज भी उसका अध्यक्ष नहीं है। यही काम जो है मतलब अध्यक्ष नहीं बना रहा है, मतलब नहीं गवर्नमेंट नहीं बनाए तो कुछ दिन बनाए, उसके बाद जब 3 साल का टर्म होता है, जब वो टर्म खत्म हुआ तो किसी को नहीं बनाया अध्यक्ष, किसी को बनाया ही नहीं। बनाया नहीं। नीतीश कुमार के टाइम में शुरू में अध्यक्ष बने, अभी वर्षों से ये सब सारा पोस्ट खाली है। सर, ये लालू जी के टाइम में भी ये पोस्ट खाली थे? नहीं, भरा गया था, लेकिन 3 साल होने के बाद फिर वर्षों खाली रहा, फिर थोड़े दिन के लिए बना दिया गया, फिर वो टर्म पूरा फिर खाली है। उसी तरह यहाँ भी हुआ। तो इसलिए जब तक किसी की संस्था को आप मजबूत नहीं बनाएंगे, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, तो कहाँ से डेवलपमेंट हो सकता है। अच्छा साहब, ये बताइए कि यहाँ इंडियन मुसलमान भी है, अरब में भी हम लोग मुसलमान देखते हैं। हम लोग इंटरनेट का जनरेशन है, जेन ज़ी जनरेशन करके लोग बोलते हैं। हम लोग ज्यादातर मुसलमान जो दुबई में है उसको उभरता हुआ देखे हैं। यहाँ इंडियन मुसलमान भी है। दुबई का मुसलमान में और इंडिया का मुसलमान में क्या अंतर है, क्या फर्क? सबसे बड़े तो आर्थिक तौर पर बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ का पर कैपिटा इनकम और यहाँ का पर कैपिटा इनकम जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ सब लोग, उन लोगों के पास तेल है, जो सऊदी कंट्री जितने भी इस्लामिक कंट्री है, ज्यादातर इस्लामिक कंट्री तेल की दौलत से भरा हुआ है। पूरी दुनिया को तेल फीड करते हैं, पैसे वहाँ आते हैं, डॉलर वहाँ है, पॉन्ड्स वहाँ है, तो इसलिए उनका आर्थिक स्थिति बेहतर है, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ वो कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो मैन पावर को बर्बाद किया जा रहा है। अगर जो मैन पावर चाहे किसी भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर चाइना की तरह उनका मैन पावर का सही इस्तेमाल किया जाए तो आज बिहार के हर घर में, छोटे छोटे घर में कुटीर उद्योग जरूर होता है, माइनर इंडस्ट्री जरूर होती है। दिक्कत ये है कि यहाँ के जो सरकार के लोग हैं कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। पड़ोसी मुल्क चाइना है, तो चाइना से कहे नहीं सीख के आते हो कि वहाँ कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसको करो, तो यहाँ डेवलपमेंट भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ईमानदार नहीं है लोग जिसके पास सत्ता आती है वो कमा के 7 पुश्त के लिए कमाना पहले चाहते हैं। दुनिया भर के जो आप देख लीजिएगा, जो कोई भी आदमी, कोई भी नेता कहीं का इंडिया का उठा के देख लीजिए, जब आया, जिस वक्त आया, वो जो चुनाव लड़ने के टाइम में एफिडेविट देना पड़ता है कि आपके पास कितना एसेट है, क्या है, वो देख लीजिए, आज 10 साल के बाद मिला लीजिए, सही बात, सैकड़ों गुना ज्यादा उनके पास दौलत आ गई। तो ये कमाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, हर चीज में यहाँ पुल बन रहा है, 2 साल के बाद साल भर में गिर रहा है। होता क्या है कि जितना पैसा आया खर्च करने के लिए वो सही से खर्च नहीं हुआ, वो ठेकेदार के माध्यम से कुछ सत्ता के लोगों ने ले लिया, कुछ दलालों ने ले लिया, खा गए। तो जाहिर सी बात है जो भी चीज बनेगी वो तो कमजोर रहेगी, तो गिरना तय है। सर, ये एक और बात है सर, जहाँ हम जहाँ से आते हैं, हमारा एरिया है आंध्रा तेलंगाना। हम पहले कंबाइंड स्टेट थे, हैदराबाद हमारा राजधानी था। हैदराबाद हम वो जगह से आते हैं, हैदराबाद में ओवैसी साहब है। सारे देश का मुसलमान सोचते हैं कि ओवैसी साहब मुसलमान का नेता है। प्रशांत किशोर जी बार बार बोलते हैं हम ओवैसी साहब से
मतलब हट के बात करते हैं मुसलमानों को तरक्की के लिए, प्रशांत किशोर के मतलब ओवैसी साहब में और प्रशांत किशोर में फर्क क्या है सर मुसलमान के? देखिए, दो बुनियाद, एक बहुत बड़ा फर्क है। ओवैसी साहब ये चाहते हैं कि सारे मुसलमान एक बैनर के नीचे आए। मुसलमानों की संख्या है 20%। दूसरी तरफ जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी संख्या 80%। 80%। तो जाहिर सी बात है कि जब 20% को आप गोलबंद कीजिएगा, एक जगह लाइएगा, एक प्लेटफॉर्म पर लाइएगा, वो तो ला भी नहीं रहे हैं, ला भी नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं। काली बिहार में, काली हैदराबाद में बैठ के बिहार का राजनीति आप कैसे कर सकते हो? तो ये चाहते हैं कि गोलबंद हो। तो इसका नुकसान ये है कि अभी देखिए, जो 80% हिंदू जो वोट करते हैं वो 80% सब के सब बीजेपी को वोट नहीं करते। वो क्या करते हैं कि मुश्किल से 40% जो है, 40% जो है वोट बीजेपी को जाता है। बाकी वोट जो है बीजेपी के अगेंस्ट में जाता है। वो वोट जाता है डिफरेंट पार्टियों को, कुछ कम्युनिस्ट हो गया, कुछ तृणमूल हो गया, कांग्रेस हो गया, आरजेडी हो गया, इस सारे को मिला जुला करके वो 80% वो जाते हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं 20% मुसलमान एक हो जाओ। तो सांप्रदायिक ताकतें जो है वो इसका फायदा उठाती है, और वो हिंदू जो बीजेपी को वोट नहीं भी देते हैं उनको कहते हैं कि मुसलमान तो एक जगह हो रहा है, तुम भी हिंदू के साथ एक जगह, सारे हिंदू एक जगह हो जाओ। तो जाहिर सी बात है, जब सारे हिंदू एक होंगे तो 80% वाला कहाँ रहेगा और 20% वाला कहाँ रहेगा? तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी वहीं पर ये कहते हैं कि आप 20% मुसलमान और वो जो नॉन बीजेपी हिंदू है 20%, 40%, उसको मिला लीजिए, वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए आप सब, तो उससे 60% आप हो जाएंगे। तो सांप्रदायिक ताकतें ऐसे ही परास्त हो जाएगी। सही बात है। ये फर्क है ओवैसी में और प्रशांत किशोर में। हाँ, तो हम ये समझते हैं कि आज जितने भी मुसलमान हैं वो ओवैसी जो चाहते हैं उससे मुसलमानों को नुकसान होता है, भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक ताकतों को फायदा होता है, जिसकी वजह से ओवैसी को भी, हम तो ये समझते हैं कि ओवैसी को भी भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह का अपना मोहरा बना के रखा है कि वो तुम मुसलमानों को एक गोलबंद करो, सिर्फ मुसलमानों को। तो हमारा काम तो तुम कर रहे हो, बाकी हिंदू तो अपने आप गोलबंद हो जाएंगे। तो इसलिए जहाँ जहाँ ओवैसी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए वहाँ बीजेपी को फायदा हो। तो इसलिए अगर ये मुसलमान समझते हैं कि ओवैसी उनका हितैषी है तो ये ना बिल्कुल गलत बात है, वो भ्रम में है। क्योंकि वो 20% की सियासत जो है, 20% की पॉलिटिक्स से, 20% की पॉलिटिक्स से हम देश में सत्ता नहीं हासिल कर सकते, करना ही है। हमको सब मिला जुला के चलना है। वो एंटी बीजेपी जो 40% वोट है उनके साथ मिलकर काम करना होगा, तब हम देश में अपना कोई अस्तित्व कायम कर सकेंगे, अपने कोई बात रख सकेंगे, अपने को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। सर, अक्सर हम लोग ये सुनते हैं खास तौर के मुसलमान के कौम से, मुसलमानों से, कि ये जो प्रशांत किशोर है भाजपा का बी टीम है, ये पहले मोदी के लिए काम किए, अभी हमसे आके वोट मांग रहे हैं या हमको निमंत्रण देने आने के लिए करके लोग बोलते हैं। आप तो लंबे समय से प्रशांत किशोर से जुड़े हैं, आप इसके पहले भी प्रशांत किशोर को जानते हैं, आप कैसे देखते हो सर, असली में प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है? देखिए, ये तो सोचना, देखिए ये नॉन लॉजिकल बात है। नॉन लॉजिकल है। हाँ, नॉन लॉजिकल बात है, क्योंकि प्रशांत किशोर का प्रोफेशन था इलेक्शन जितवाना, इलेक्शन लड़वाना, उसके लिए काम करना, उसको जितवाना। तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से मोदी जी ने उनको पकड़ा। हाँ, तो अपना प्रोफेशन था उनका, उन्होंने मोदी जी के लिए काम किया, मोदी जी जीत गए। लेकिन एक मोदी जी, एक भाजपा, पहली बार, उसके बाद 6 स्टेट 7 स्टेट में जो गवर्नमेंट बनाई उन्होंने, कभी भाजपा का साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने भाजपा को हराने का काम किया और दूसरी पार्टी को जिता के सत्ता में लाए। तो ये समझ लेना कि कौन वो पार्टी है सर जो, जैसे बंगाल में अभी हाल में तृणमूल कांग्रेस है, कर्नाटक में है आपके आम आदमी पार्टी थी, ये सब थी, और सब 2015 एंटी बीजेपी पार्टी थे। 2015 में इसी बिहार में महागठबंधन के साथ प्रशांत किशोर जी थे और एक बड़ी तादाद में जीत होकर के आई। तो सब बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। तो ये कहना कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, ये
एकदम नॉन लॉजिकल है। Non-logical बात। और जिन लोगों को पॉलिटिक्स का ABCD नहीं मालूम है वो इस तरह की बात करते हैं। हम ये बोलते हैं सर, प्रशांत किशोर बल्कि बीजेपी के बी टीम नहीं है, प्रशांत किशोर बीजेपी के खिलाफ एक विचारधारा डेवलप कर रहे हैं ताकि सब लोग जो बीजेपी से विचारधारा से सहमत नहीं हो वो लोग को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार का मुसलमान ये समझ रहे हैं कि हम लोग इसको वोट देंगे तो ये हमको बीजेपी से जोड़ देगा। ये तो एकदम नादानी की बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि पहले भी बीजेपी के अगेंस्ट इन्होंने काम किया हर जगह, तो फिर दोबारा बीजेपी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? कोई मुसलमान जुड़ेगा ही नहीं बीजेपी के साथ। सही बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। प्रशांत किशोर भी कह भी दे तो भी नहीं जाएगा। सही बात। ये तय है, ये बेवकूफी ना करे। ये हवा दे रहे हैं वो लोग जिनको प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज से डर लगता है। उसमें डरने वालों में बिहार के अंदर सबसे पहला नंबर है आरजेडी का, दूसरा नंबर है नीतीश कुमार की पार्टी JDU का। ये लोग जो है इनको डर लगा हुआ है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी भी डर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी छोड़ के पार्टी इधर जन स्वराज के साथ आ रहे हैं। और JDU RJD को तो लेटर निकालना पड़ गया कि अपने लोगों को कि नहीं तुम प्रशांत किशोर की तरफ देखो भी मत। तो ये चीजें हैं, तो ये डर उनका है, इसलिए वो लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज है वो बीजेपी की बी टीम है। सर, आप लंबा समय से राजनीति से जुड़े हुए पत्रकारिता करते थे। अभी जन स्वराज और आरजेडी ये दोनों को मुसलमान का जरूरत है, मतलब वो दो लोग जा रहे हैं, मुसलमान का हाथ पैर जोड़ रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, हम आपको आगे बढ़ाएंगे करके। जन स्वराज क्या ऑफर कर रहा है और आरजेडी क्या ऑफर कर रहा है सर मुसलमानों को अपने? देखिए, आरजेडी का कोई ऑफर नहीं है। आरजेडी सिर्फ डरा रहा है कि हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी के हाथ में सत्ता आएगी तो तुमको बीजेपी वाले तंग करेंगे। यही है उसके पास। मुसलमानों के लिए अगर कोई उनके पास कोई पॉलिसी होती, मुसलमानों के आर्थिक विकास के लिए कुछ होता, शैक्षणिक और पॉलिटिकली जो डेवलपमेंट के लिए कुछ होता, तो पिछले 15 साल से क्यों नहीं किया? पिछले 15 साल मुसलमान ठगे जा रहे हैं। अब क्या वादा कर रहे हो? फिर वही करोगे? वही कर रहे हैं, फिर वही करोगे, वही भटकाने का काम। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जी ये कह रहे हैं, हाँ वहाँ पर आरजेडी में ये है कि मुस्लिम लीडरशिप को उभरने नहीं दिया जा रहा। वो उभरने नहीं दिया। प्रशांत किशोर जी वाइस वर्सा, उसके बिल्कुल उल्टा। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि आप अपनी लीडरशिप डेवलप कीजिए, अपनी लीडरशिप डेवलप कीजिए। अगर आपकी लीडरशिप डेवलप नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रशांत किशोर भी कुछ नहीं कर पाएगा। उनका ये कहना है कि आप अपने बच्चों को दीजिए हमारे साथ, हम उनको सियासत कैसे होती है, राजनीति कैसे होती है, उसका गुण सिखाएंगे और उस तरह से वो अपने आप अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे पॉलिटिकली। जिस दिन मुसलमान पॉलिटिकली अपने पैर पर खड़ा हो गया उसके सारे मसले हल हो जाएंगे, चाहे वो आर्थिक हो चाहे शैक्षणिक हो। तो ये प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम आपके अंदर से लीडरशिप को उभारना चाहते हैं, लीडरशिप को निकालना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को हमारे हवाले कीजिए। हमको आपके बात से लग रहा है सर यहाँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का बात नहीं चल रहा, पॉलिटिकल क्या बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं पॉलिटिकल पोजीशंस के बात चल रहा है। आप पॉलिटिकल पोजीशन में आइए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमको मत दीजिए, आप हमको वोट देते मत रहिए, आप अपना कौम का लीडर बनिए और अपने आप को के अंदर से लीडरशिप पैदा कीजिए। जब आपके अंदर कोई लीडर पैदा होगा तो अब जैसे आज़ादी के टाइम में मुसलमानों के बहुत सारे लीडर, जैसे मौलाना आज़ाद और भी कई लोग हैं, और इन लोगों ने काम किया मुसलमानों के लिए। वैसी लीडरशिप आज तक आज़ादी के बाद से सामने नहीं आई, एक आध दो को छोड़ के। बिहार में तो वो ऐसा नहीं था, सिर्फ तस्लीमुद्दीन एक थे जो आंख से आंख मिला के लालू जी से भी बात करते थे और दूसरे लोगों से भी बात करते थे। लेकिन वैसा लीडर अब है कहाँ? कोई नहीं, अब कोई नहीं है। अब एक जमान जब लालू जी का राज था तो जब कोई मुस्लिम मंत्री या कोई कुछ बोलता था तो लालू जी का यही कहना होता था कि यार तुम लोग तो अंगूठा छाप हो, हम मंत्री बना दिए तो आज आंख दिखा रहे हो। चुप हो जाते थे सारे लोग। सही बात है, ये चीज किसी के भरोसे लीडरशिप नहीं थी, यही होगा, लीडरशिप नहीं थी, पब्लिक फॉलोइंग नहीं थी, जिसके कारण ऐसा हुआ।
ठीक है सर। सर आप 40 साल लगभग अपना 45 साल 45 साल आप राजनीति में अलग अलग लोगों से काम किया, अलग अलग बिल्कुल। लोगों के साथ काम किया, राजनेता के साथ काम किए। आप प्रशांत किशोर को कैसे देखते हो? प्रशांत किशोर को नेता और प्रशांत किशोर, नेता से ज्यादा हम उनको एक थिंकर सोचते हैं। हाँ थिंकर। हाँ, थिंकर है, जिनके पास जो गांधी जी का विचारधारा थी, जिनके पास कुछ सोचने की सलाहियत है, जो समझते हैं कि देश को कैसे आगे ले जा सकता है। पब्लिक जो त्रस्त है, बेरोजगारी है और अशिक्षा है और बहुत सारे मसले हैं पब्लिक के, वो कैसे हल किए जा सकते हैं। उनके पास उनका हल भी है, इलाज भी है और रोग को वो पहचानते हैं, जिसकी वजह से आज लोग जन स्वराज से जुड़ रहे हैं और प्रशांत किशोर से जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, Thank you, आप इसको यहाँ तक आने के लिए, मेरे से बातचीत करने के लिए। अगर मेरे से कुछ गलती होगा तो हमको अरे आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्षमा हम लोग सब भाई दीजिए। लोग हैं सही बात। और एक जगह रह करके अपना काम कर रहे हैं। सबका समाज के प्रति कुछ न कुछ जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं, आप निभा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा बात करके। ये है मेरा इंटरव्यू सैयद शहबाज आलम जी से। देखिए जितने जन स्वराज में लोग जुड़ रहे हैं, ये हिंदू हो मुसलमान हो, ज्यादातर ये लोग सेक्युलर लोग हैं। सेक्युलर मतलब वो जो कांग्रेस बोलते हैं वो सेक्युलर नहीं है। ये प्रशांत किशोर का सेक्युलर इंसान लोग, सब लोग जुड़ रहे हैं ये विचारधारा के साथ। आप लोग इसी तरीके के इंटरव्यूज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग, आपके फैमिली के लोग इसको वीडियो को देख सके। एक बार बिहार के सम्मान के लिए हम लोग नारा करके हम लोग यहाँ से निकलते हैं। शहजाब जी आपसे भी आग्रह है, मैं जय बिहार बोलूंगा, आप भी जय बिहार बोलिए सर। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। सबको प्रणाम।